तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है किसके अबाउट, हमको ये देखना होगा। तो किसके अबाउट कंजर्व है, हिंज के अबाउट। एंगुलर मोमेंटम हिंज के अबाउट क्यों कंजर्व है, क्योंकि हिंज से ही केवल एक टॉर्क लग रहा है इस पर, और अगर हम हिंज के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो हिंज से जो लगने वाला टॉर्क है वो टॉर्क जीरो हो जाएगा। अगर हम हिंज के अबाउट टॉर्क देखें तो टॉर्क ऑन द रॉड इज जीरो, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स हिंज से पास हो रहा होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से जीरो है, तो उसका टॉर्क जीरो हो गया। तो अब मैं कंसिडर करता हूँ ये दोनों का एक सिस्टम सिंगल, किस किस का एक सिस्टम मैंने मान लिया, ये जो पार्टिकल है इसको ये जो आ रहा था यहाँ से वेलोसिटी u से, इस पार्टिकल को रॉड को मिला के हमने एक सिस्टम लिया, तो रॉड प्लस पार्टिकल, ठीक है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बोलो कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड कितना होगा, जीरो होगा, प्लस पार्टिकल का कितना हो जाएगा, एम यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एल, इक्वल टू, अब जो पार्टिकल स्टिक कर गया है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने मान लिया कि कितने एंगल से घूमना शुरू कर दिया, सॉरी किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमना शुरू कर दिया है, ओमेगा से। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे हम एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल प्लस रॉड इंटू ओमेगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 और पार्टिकल का हो जाएगा एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं। सर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों किया, एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं? नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या है उसका, आई ओमेगा। हाँ, तो आई ओमेगा। देखो एंगुलर मोमेंटम हम दो चीज़ों के लिए पढ़ते हैं, एक होता है पार्टिकल के लिए, एक रिजिड बॉडी के लिए। रॉड इज ए रिजिड बॉडी, तो रॉड में एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का भी होगा और सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी होगा, जैसे हमने क्लास में समझा था। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव नहीं कर रही है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, हिंज के अबाउट रॉड का जो मोशन है वो हम प्योर रोटेशन मान सकते हैं। इसके अबाउट इसका मोशन कैसा है, प्योर रोटेशन है। और अगर प्योर रोटेशनल मोशन किसी का है तो उसका मोमेंट एंगुलर मोमेंटम एक ही बार में सिंपल आई ओमेगा से हम लिख सकते हैं, एक ही बार में लिख सकते हैं आई ओमेगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, फिक्स्ड है, तो जिस एक्सिस के अबाउट मोशन प्योर रोटेशन है उसके अबाउट एक ही बार में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। तो इस हिंज के अबाउट रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो मैंने दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा और ये आई ओमेगा में लिख रहा हूँ। तो आई ओमेगा में एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरा पार्टिकल का है, इनटू ओमेगा। तो एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओके सर। तो ये एंगुलर मोमेंटम ही लिखा है हमने। अच्छा, इनिशियली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है क्यों नहीं लिया, तुमको ये डाउट हो रहा होगा कि जब मैंने लेफ्ट साइड में क्यों नहीं लिया है। सर क्योंकि वहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है। लेफ्ट साइड में मैं लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, एल इक्वल टू आर क्रॉस एम वी लिखते हैं हम, या एम वी इंटू डी, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कितना है पार्टिकल का, एम यू है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसकी, एल है हिंज से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया एम यू एल। पार्टिकल इज नॉट ए रिजिड बॉडी जिसका कि हम दो टर्म यूज करें एंगुलर मोमेंटम के लिए। दो टर्म कौन कौन सी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये दो टर्म इसमें नहीं लिखनी पड़ती सिंगल पार्टिकल के लिए। दूसरी चीज, एक कंप्लीट अगर कोई रिजिड बॉडी है तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम हम एक ही बार में आई ओमेगा लिख सकते हैं अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसका मोशन प्योर रोटेशन है। If axis of rotation itself is not moving, then motion of the body is pure rotation about that particular axis. So we can take angular momentum simply by I omega. ठीक, तो इसका आंसर यहाँ से आ गया। अच्छा, पूछा क्या था, मैं भूल गया, इसमें निकालना क्या था, ओमेगा। हाँ, तो बस ये ओमेगा आ गया, ये आंसर हो गया इसका। ओके सर। अच्छा, और किस में डाउट थे, SCV? सर मैं 1 मिनट बुक लेके आती हूँ।
देवांश तुमने रोटेशन एससीवी से किया हुआ है? देवांश यस एससीवी लगाई है तुमने? यस सर शुरुआत से। अच्छा अच्छा, तो रोटेशन में वैसे तुम लोगों को रिवाइज कराऊंगा एक बार जरा 11th खत्म हो जाए तुम्हारा पूरा। मैं तो इस मूड में तुम्हारा 12th स्टार्ट कर दूं जल्दी से। सर रोटेशन में सर ज़्यादा 20 क्वेश्चन किए हैं। अच्छा, सर उसकी शीट सर आपने देखी है? रोटेशन तुम्हारे पास नहीं था क्या? सर मतलब मेरे घर पे है सर, वैसे हार्ड कॉपी वैसी नहीं है सर, तो नहीं तुम्हारे पास हार्ड वाली है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, उससे करो। तो मैंने आपको फोटोज भेजी है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 33। का एक और चीज, सर रोटेशन का मोस्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। एक बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाकी सब, पर कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन इसमें अभी टाइम लगेगा रोटेशन में मास्टरी आने में। सर क्या करूं मैं, शीट के भी मोस्टली नहीं बन रहे हर क्वेश्चन। एक्चुअली उसका एक और था कि हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस का टाइम कम था ना, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट भी किया है। अदरवाइज जितना टाइम हमने दूसरे टॉपिक्स को दिया है उतना दिया नहीं है इसको। ये ना 33 यही वाला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, फिगर shows two blocks of masses small m capital M connected by a string passing over a pulley. The horizontal table over which mass m slides is smooth. Pulley has radius r and moment of inertia I about its axis, and it can freely rotate about this axis. Find the acceleration of the mass capital M assuming that string does not slip on the pulley. अच्छा, मैंने तुमको ये बताया था कि अगर पुली रोटेट करेगी तो उसके दोनों तरफ टेंशन कैसा होगा? डिफरेंट होगा। अगर पुली रोटेट करती है तो उसके दोनों तरफ टेंशन डिफरेंट हो जाता है। इसको ज़रा मैं ले आता हूँ यहाँ पर। अब ज़रा इसको हम देखते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हम सबसे पहले तो कैपिटल एम और स्मॉल एम का। तो तुमने टेंशन मुक्ता डिफरेंट लिया था कि नहीं लिया था स्ट्रिंग में? तो मुझे समझ ही नहीं आया वो क्या रहा है। लाइक आपने हिंट दी थी क्लास में, पुली रोटेट करेगा तो टेंशन डिफरेंट होगी। जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये राइट में जाएगा, तो जो पुली है स्ट्रिंग जब इसके ऊपर से पास होगी तो पुली रोटेट करेगी ना। कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो अगर इसको रोटेशन हो रहा है तो उसको टॉर्क चाहिए, और अगर दोनों टेंशन सेम हो गए तो फिर टॉर्क कैसे मिलेगा? तो ये टेंशन T1, इसको लिखते हैं हम यहाँ पर T2। तो ये T1 T2, T1 का जो टॉर्क आएगा ये क्लॉकवाइज होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टेंशन आएगा T1, और T2 का जो टॉर्क होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होगा एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है T2 की वो ये है, T1 की डायरेक्शन नीचे है। यहाँ बना देता हूँ साफ साफ। तो ये है T2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसकी ऊपर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। T1 है नीचे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बनाएंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा। ये तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला नहीं समझ में आया ना? तो आ गया देवांश यस नहीं समझे ना? ये रुको, बड़ी डिस्क बना देते हैं, जरा पुली बना देते हैं। तो हमने एक टॉप किसके अबाउट निकाला है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ओके सर। पुली के सेंटर के अबाउट। क्यों लिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? सर क्योंकि वहाँ पर हिंज है, तो हम हिंज का फोर्स अवॉइड करना चाहते हैं। तो हिंज का सारा फोर्स कैसा हो गया, इसमें अवॉइड हो गया। तो इसमें देखो, इसमें समझ में जाएगा। ये टेंशन बनाया मैंने T2 और ये टेंशन है T1।
ठीक है, और मैं ज़रा गायब हो जाऊँ। तो T1 है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये होगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, इसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R। फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है लेफ्ट साइड में, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जाना है मुझे ऊपर, तो R क्रॉस F करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। इसका टॉर्क आ रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। डोमिनेट कौन सा करेगा? क्लॉकवाइज वाला, क्योंकि अल्टीमेटली पुली रोटेट करेगी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन लिखी कैपिटल M पर, तो कैपिटल mg माइनस हाँ इक्वल्स टू ma। इसके बाद T2 इक्वल्स टू स्मॉल ma, सेकेंड इक्वेशन। अब पुली पर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी? T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। अब पुली को क्या लेना है? क्वेश्चन में कुछ लिखा है, डिस्क है, क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और भी कुछ दिया है क्या इसका? सर रेडियस स्मॉल r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट कैन फ्री। तो इसको हमने आई अल्फा लिख दिया। अब देखो इसमें अननोन क्वांटिटीज कितनी है, हमको क्या क्या नहीं पता? सर 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। हमको एक तो T1 नहीं मालूम, T2 नहीं मालूम, A नहीं मालूम और अल्फा। तो वन मोर इक्वेशन वी नीड, वो हम किससे निकालेंगे? कंस्ट्रेंट इक्वेशन से। अब अभी भी हमने आज ही पढ़ा उस पर, तो मुक्ता बताओ कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा? ए और अल्फा का क्या रिलेशन होगा? सर जो पार्टिकल पुली, एक पार्टिकल पुली पे भी है और स्ट्रिंग पे भी है, तो उसका एक्सेलरेशन A भी होगा और अल्फा R भी होगा। तो अल्फा मतलब इसका एक्सेलरेशन है A और पुली पर है तो उसका हो जाएगा अल्फा आर। तो A इक्वल टू अल्फा आर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग पर है। तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर लेंथ के अलाउंग एक्सेलरेशन सेम होता है। तो A इक्वल टू अल्फा आर लिखा मैंने, तो A इक्वल टू अल्फा आर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब बस हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें कॉन्सेप्चुअल डाउट क्या है तुम्हारा? तो ये भूल गई कि इसमें टेंशन डिफरेंट होगा, नहीं तो हो जाता तुमसे, है ना? ऐसा कैसे कि पुली रोटेट कर रही है बट स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रही? मतलब समझ नहीं आ रहा है कंडीशन कैसे प्रूव्ड है ये कि पुली रोटेट कर रही है बट स्ट्रिंग नहीं? नहीं, स्ट्रिंग भी मूव कर रही है। तुम क्या पूछ रही हो? मैं नहीं समझा, अभी दोबारा पूछो। ये हाँ, ये हाँ पुली रोटेट करेगी, ठीक है। स्ट्रिंग तो स्लिप होनी चाहिए ना? नहीं, स्ट्रिंग भी मूव कर रही है, लेकिन स्ट्रिंग बगैर स्लिप हुए मूव कर रही है। सर ऐसे कैसे स्ट्रिंग बिना स्लिप करे मूव करेगी? अच्छा, जैसे तुमको और ये बताएं, मान लो कि जो बाइसिकल में देखा, ये कुछ ऐसी चीज़ होती है बाइसिकल में जिसके ऊपर चेन लगी होती है। यस सर। क्या कहते हैं इसको? पता नहीं। एक्सल के पास में होता है ना ऐसा, जिससे कि साइकिल चलाते हैं। देवांश तुमको याद है? मैं नाम भूल गया इसको, क्या कहते हैं? तो वही जो चेन जाती है, तो चेन के इसके जो टूथ बने हुए हैं उसमें फिक्स्ड होती है ना, और इसके बाद ये घूमता है तो चेन भी तो घूमती है इसके साथ। उसमें तो स्लिप होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, वो तो जो टूथ है उसके बीच में होल है उसमें फिक्स हो जाते हैं। तो फिर तो वो तो फिक्स हो जाती है ना? हाँ, तो ऐसे ही ये जो डायग्राम देख रही हो, इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पर आया, तो ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर आ गया, मतलब स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट और डिस्क का ये वाला पॉइंट दोनों एक साथ यहाँ पर आए, ये दोनों एक साथ यहाँ पर आए, ये यहाँ पर आए। तो स्ट्रिंग घूम रही है इस पर और पुली भी घूम रही है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। रिलेटिव मोशन जीरो है, मोशन जीरो नहीं है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, स्ट्रिंग का जो रिलेटिव मोशन है पुली के ऊपर, वो जीरो है। और सर वो HCV के 34 से लेकर 37 तक भी बता दीजिए। थर्टी 34 में क्या हो रहा है? ये जो डायग्राम बना हुआ है इसका, ठीक है, तो चलो मैं तुमको इसी में समझाता हूँ ये इसको कैसे सॉल्व करना है।
इसमें एक जो पुली है ना बड़ी वाली, ये बड़ी वाली पुली कैसी है, फिक्स्ड है। फिक्स से मेरा मतलब है कि इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, ये केवल रोटेट कर रही है। और दूसरी वाली पुली है वो भी केवल रोटेट कर रही है। हालांकि ये एग्जांपल मैंने क्लास में तुमको दिया था। ये जब इस तरह से मूव करेंगे ऐसे, ये 2 kg हो गया। एक का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, एक का रेडियस है स्मॉल आर। अब ये बताओ इन दोनों पुली में से क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सी वाली पुली स्मूथ है। ये स्मूथ है कि नहीं है पुली 34 या ए स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड गोज थ्रू ए लाइट पुली। लाइट पुली यानी कि जो छोटी वाली पुली है वो कैसी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। टू सपोर्ट ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, यानी कि इस वाली पुली को रोटेट कराने के लिए टॉर्क नहीं चाहिए छोटी वाली को। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका मतलब इसके दोनों तरफ टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ पर टेंशन T1 या T1 क्यों हम T ही लिखते हैं, तो ये भी टेंशन T है और ये भी टेंशन T है। तो जो ये वाली पुली है, इस वाली पुली पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, T इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। इसको I1 मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको मैं अल्फा 1 भी कर देता हूँ, ठीक है। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा 1। अब आ जाते हैं हम छोटी वाली पुली पर। तो जो छोटी वाली पुली है और ये ब्लॉक है 2 kg का, इसमें टेंशन कितना है, T के बराबर है, ठीक है। और ये टेंशन T यहाँ था। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन इस पुली पर क्या बनेगी, बड़े गंदी पुली बन गई यार, थोड़ा अच्छी बना दे। वो पुली नहीं, ब्लॉक ये है ऐसा, हाँ ये 2 kg वाला ब्लॉक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसके लिए टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों केस में कैसे आ रही है, सेम। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है। यस सर। आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आया, मकसद तुम्हारी ये नहीं आया समझ में लगता है। सर जो छोटी वाली पुली है उसका आई तो 0 होगा, तो टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा 0 हो गया, तो टी आर इज इक्वल्स टू टी आर आ जाएगा। तो वो कैसे, मतलब ये कैसी इक्वेशन हुई। चलो अभी बताते हैं जरा, मैं इसको दूसरी जगह लाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये लो यहाँ ले आए इसको हम। तो इसमें उसको और बड़ा कर देते हैं डायग्राम को। यहाँ पर टेंशन हमने ले लिया है T, यहाँ पर भी टेंशन है T। बड़े वाले के लिए, जो बड़ी वाली थी, इसमें टेंशन ऐसे लग रहा है T। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका गिवन है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R होगी। टॉर्क की इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए, T इंटू आर इक्वल टू I1 अल्फा 1 लिख लिया मैंने, है ना। दूसरी वाली जो छोटी पुली है उस पर एक टेंशन यहाँ लग रहा होगा, एरो दिख रहा है जो मैं बना रहा हूँ। ये तो इक्वल होंगे ना टेंशन। हाँ एक ही स्ट्रिंग है तो इक्वल तो होंगे ही होंगे। तो ये और एक टेंशन इस पुली पर लग रहा है नीचे की तरफ, ये भी कितना है, T के बराबर है। लेकिन एरो दिख रहा है तुमको, यस सर। जो छोटी वाली पुली है ये मैंने बनाई छोटी वाली पुली, तो एक टेंशन इस पर लग रहा है T इधर, और एक टेंशन लग रहा है यहाँ पर T। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन क्या है इसके लिए, ये T इंटू आर, ये T इंटू आर, ये क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कितना है इस पर, 0 है। और नेट टॉर्क 0 होने की वजह क्या है, क्योंकि हमने टेंशन कैसा लिया है इस पर, सेम लिया है। और सेम क्यों लिया है, क्योंकि ये पूरी पुली अगर लाइट है, मासलेस है, तो उसे घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत है भी नहीं। यस सर। तो क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल है। दूसरे वाले में भी अगर इक्वेशन दी होती हमको, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होता छोटी पुली का भी, तब हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ा होता। अब हम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो 2 kg के ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखें हम, बोलो 20 माइनस T इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन A।
अब इसमें अल्फ़ा और ए का रिलेशन निकालना है हमको, अल्फ़ा 1 और ए का। तो देखो एक ही स्ट्रिंग का हिस्सा है ये सारे के सारे। जैसे ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग इधर, इन सभी के एक्सेलरेशन कैसे हैं? सेम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग तो सारे पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो जो बड़ी वाली पुली है, बड़ी वाली पुली बनाता हूं मैं, यहां बना देते हैं। ये जो बड़ी वाली पुली बनेगी और इस पर जो स्ट्रिंग है, इसमें डायग्राम थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा समझने के लिए, तो उसको मैं बना देता हूं। जो बड़ी वाली पुली थी उसका जो ये पॉइंट है, स्ट्रिंग जहाँ पर कनेक्टेड है, ये मतलब मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फ़ा 1, और इसकी रेडियस अगर r1 है तो r1। और यही पॉइंट, स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट कहाँ पर कनेक्टेड है? दूसरी वाली पुली के साथ। तो वो दूसरी वाली पुली है छोटी वाली, वो मैं यहाँ बना देता हूँ। लो यार तुम भी क्या, लो वर्मा जी से भी अच्छा डायग्राम बना दिया हमने। यहां पर कनेक्टेड है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं? कौन से दो पॉइंट? एक ये वाला पॉइंट इधर और एक ये वाला पॉइंट। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये एक ही स्ट्रिंग पर है ना? यस सर। तो इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे स्ट्रिंग की लेंथ के अलाउंग। यस सर। इसी तरह से यहां देखो, ये वाला यहां पर आ गया, ये 2 kg वाला ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन और यहाँ पर जो पॉइंट है इनका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो बेसिकली अल्फ़ा 1 r1 किसके बराबर आ जाएगा? a के बराबर। इसका एक्सेलरेशन में लिया है a नीचे की तरफ, तो अल्फ़ा 1 r1 इज इक्वल टू a। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। समझ आया ये? यस सर। तो इसको ऐसे करना, बाकी अब इक्वेशन तो तुम फॉर्म करके उसको सॉल्व कर लेना। और अब कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? थर्टी 35। अच्छा, अब इसमें आ गया कि जो छोटी वाली पुली है, अगर छोटी वाली पुली में भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, सपोज द स्मॉलर पुली ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज इट्स रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.1, फाइंड द टेंशन इन द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग जॉइनिंग द पुलीज। अब ये क्वेश्चन और बढ़िया हो गया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो पुली है, अब टेंशन छोटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले में भी है। तो अब इसका भी मैं यहां पर तुमको हिंट दे के छोड़ता हूं, इक्वेशन खुद बनाना इसमें, कि यहां पर टेंशन हमने लिया T1 और यहां पर टेंशन हो गया T2। अब ये दोनों टेंशन T1 T2 अलग अलग होंगे। कंस्ट्रेंट इक्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होगी जो तुम्हें दिक्कत दे सकती है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर, एक ये पुली है, एक ये छोटी वाली पुली है, और ये है मास 2 kg वाला। कंस्ट्रेंट तुम्हें क्या लिखना है कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a, वो कितना है? बेसिकली अल्फ़ा 1 r1। जो छोटी वाली पुली है उसमें होगा अल्फ़ा 2 r2, लेकिन ये अल्फ़ा 1 r1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 r2 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग पर हैं। ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी तो होगा। और अल्फ़ा 2 r2 किसके बराबर होगा? a के। ये जो ब्लॉक नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन a से, तो अल्फ़ा 2 r2 a के बराबर आएगा। हाँ, अब बताओ मुक्ता क्या बोल रही हो? कुछ नहीं सर, मैं यही बोल रही थी कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी होगा। हाँ नहीं, पहले अब मैंने रिलेट किया कौन से दो हिस्सों को स्ट्रिंग के? पहले मैं रिलेट कर रहा हूँ भाई इन दो हिस्सों को। किसको? इस वाले पार्ट को और इसको। ठीक है, ऊपर के दोनों हिस्से।
तो अगर मैंने ऊपर के दोनों हिस्से रिलेट किए आपस में, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों को रिलेट करके जो इक्वेशन लिखी है वो ये वाली है। फिर मैंने एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इस पार्ट को रिलेट किया आपस में, इसमें कंस्ट्रेंट लगाया मतलब, तो ये आएगा अल्फा टू आर टू इक्वल टू ए के बराबर। बाकी टॉर्क की इक्वेशन जिसमें बनेगी, इसमें डोमिनेटिंग टॉर्क किसका होगा T1 T2 में, ये ऐसे बनाएंगे हम इसमें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक ये हो जाएगा टॉर्क, एक ये हो जाएगा, तो T2 इंटू आर, कौन सा वाला आर, छोटी वाली पुली का आर, छोटी वाली की पुली के आर को मान लो हमने R2 माना है, तो T2 R2 माइनस T1 R1 इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा ये गड़बड़ कर दी हमने, ऊपर वाले को अल्फा 1 लिया था ना, नीचे वाले को अल्फा 2, तो ये आई अल्फा 2 होगा, मतलब कोई बात नहीं, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हमने अल्फा 2 लिया है, ठीक है, सिंबल ध्यान रखना, इसका अल्फा 1 है, तो T2 R2 माइनस T1 R1 इक्वल टू आई अल्फा 2 के बराबर। ये आई अल्फा 1 नहीं आएगा, आई अल्फा 1 के लिए क्या करना होगा, तुम बड़ी वाली पुली पे इक्वेशन लिखोगी, तो होगा T1 इंटू R1 इज इक्वल टू I1 अल्फा 1, इसको I2 कर देते हैं, I2 अल्फा 2, ठीक है। चलो एक मिनट होल्ड कर। हाँ तो बताओ, इसमें कोई और डाउट तो नहीं, समझ में आ गया ये? यस सर, क्लियर। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 36। अब 36 को जो है ना, मुझे लगता नहीं कि मुझे तुम्हें बताने की जरूरत पड़ेगी। 36 कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सर दोनों पुली आइडेंटिकल है, हाँ, और दोनों पुली के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे, हिंज का फोर्स। अच्छा एक काम करो, मुझे वैल्यूज बोलते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूँ, सिंबल बोलते जाओ। इसमें टेंशन हम कितना ले लें, T1, ऐसे ही, और कहाँ पर कितना लें? तो बीच में जो स्ट्रिंग जा रही है उसका T2। अलग क्यों लेंगे टेंशन उसका T1 से? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्योंकि हाँ वेरी गुड, तो क्योंकि दोनों पुली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है तो टेंशन अलग अलग होगा, तो T1 ये T2, और इधर कितना लिखूंगा, T3, और इसमें हम लिख देंगे स्मॉल mg, ये हो जाएगा कैपिटल mg, ठीक है। यस सर। और बस इसके बाद इक्वेशन ही बनानी है, कंस्ट्रेंट रिलेशन लग जाएंगे यहाँ से। जैसे इसका एक्सेलरेशन अगर मैं मान लूँ, इसका है A1 और इसको मान लेते हैं हम A2। मान लो A1 जो है ये ऊपर जा रहा है, A2 नीचे आ रहा है, तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लिख लें अल्फा 1 R1, तो ये हो जाएगा A1 के बराबर। ऐसे ही इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 इज इक्वल टू A2। और एक और बनेगा यहाँ से और यहाँ से, जो स्ट्रेट पार्ट है ना ये, इसके लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, अल्फा 1 R1 इज इक्वल्स टू अल्फा 2 R2। अल्फा 2 R2, वेरी गुड। तो ये हो जाएगी इसके लिए 37।
ये ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि इसमें करना क्या है ये मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। देखो इसमें बताते हैं कि इसमें बाकी सब तो तुम कर ही लोगे, तो मैं जो कंस्ट्रेंट्स है वो बताता हूँ कि ये वाली जो पुली है ये मूव कर रही है, ये मासलेस नहीं है। तो एक तो टेंशन इसके दोनों तरफ डिफरेंट होगा। अगर ये T1 है तो यहाँ इसको हम लेंगे T2। अच्छा मैं बीच में आ गया, रुको जरा मुझे साइड होने दो। तो ये T1 और T2 हो जाएंगे। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो है ACM। तो एक कंस्ट्रेंट हम इस वाले पॉइंट पे बनाते हैं। तो राइट साइड वाले पॉइंट पर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अल्फा 1 R1 इज इक्वल्स टू ACM। हाँ, मतलब इस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो तो बाय डिफॉल्ट है ही इसका ACM। और अगर ये नीचे आते हुए इस तरह से रोटेट कर रही है तो ये अल्फा होगा। तो इस वाले पॉइंट को अगर हम पुली पर मान लें, तो पुली पर अगर हम मान लेते हैं तो ये ACM और ऊपर हो जाएगा अल्फा R। लेकिन इसी पॉइंट को अगर हमने स्ट्रिंग पर मान लिया तो राइट साइड की जो स्ट्रिंग है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है ACM माइनस अल्फा R इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या कंस्ट्रेंट बन जाएगा? लेफ्ट साइड में देखो ये मूव कर रहा है यहाँ से ब्लॉक, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम A है और इसका कितना है? ACM लिए ही है हमने। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम पुली पर मान लें, अगर हम इसको पुली पर लेते हैं तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा ACM प्लस अल्फा R। प्लस अल्फा R क्यों? क्योंकि रोटेशन हमने कैसा लिया है इसका? ऐसा, अल्फा इधर। एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे पूरी तरह से गायब ही होने दो। लो, इसको हमने इस तरह से लिया ACM प्लस अल्फा R। और इस पॉइंट को अगर हम किस पर मान लेते हैं? स्ट्रिंग पर। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका? A। तो ये यहाँ से इक्वेशन बनेगी A इज इक्वल टू ACM प्लस अल्फा R। तो एक कंस्ट्रेंट ये बनेगा और दूसरा कंस्ट्रेंट ACM माइनस अल्फा R इक्वल टू 0 ये बना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी तुमसे सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप से सॉल्व करोगे ना, थोड़ा दिमाग लगा लगा के, गलतियां कर करके, तब दिमाग में चीज़ें सेट होती जाएंगी। ठीक, तो ये हो गया 37। और कौन सा? सर बस HCV में अभी आगे सॉल्व नहीं किया। ठीक है, तो आगे और सॉल्व करो। हाँ देवांश, तुम्हारे बताओ भाई, तुमको क्या फ्लूइड पूछना था? ठीक। अरे यार ये बाकी लोग कौन आ गए? ये तो सो रहे थे सब। अनुष्या और कौन आ गया है? तरुण। अनुष्या तुम कहाँ गायब थी? सर मैंने मैसेज ही नहीं देखा। अच्छा, अब मैं ना तुम्हारी क्लास में रात को रखूंगा, अब 9 बजे के आसपास। ठीक है, 9 के आसपास पर डाउट के लिए बुलाता हूँ। अभी मैं जरा 1-2 इनके डाउट्स देख लूँ। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अच्छा देवांश, देवांश तुम भी यार अब ना 9 बजे ही कनेक्ट करता हूँ तुम लोगों को। ठीक है। इसका एक तरुण का सेंटर ऑफ मास का डाउट है, बाकी लोगों को देखना हो तो देख लो। सेंटर ऑफ मास का जो डाउट है इसका बढ़िया सवाल है वैसे। तो डाउट ये था इसका कि, हाँ तरुण क्या डाउट था? सर सर ब्लॉक थे मास के M1 और M2 के, उनके बीच में स्प्रिंग कांस्टेंट K था। वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थे। इनिशियली जो स्प्रिंग थी वो जब उसको स्ट्रेच किया तो डिस्टेंस D उसने किया, और फिर जब एक मिनट, ये कितना है? 2 ब्लॉक हैं। ठीक है। स्प्रिंग की अगर हम लेंथ मान लें, नेचुरल लेंथ, अगर नेचुरल लेंथ कितनी है? L के बराबर है। और एलोंगेशन कितना है इनिशियली? एलोंगेशन है D के बराबर। तो टोटल लेंथ कितनी हुई है? L प्लस D। बाद में क्या हुआ? इसको कंप्रेस कर दिया। कितना कंप्रेशन है? L माइनस D। नहीं, कंप्रेशन कितना है? सर वो जितना सर एलोंगेशन था उतना ही कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन के बाद कंप्रेशन D बोलो ना। हाँ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ब्लॉक के बीच का? सर 2D। तो सर इनके बीच में सर L डिस्टेंस। हाँ, अब तुमने कुछ भी ऊटपटांग बोलना शुरू किया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बोलो? L माइनस D। इनिशियल कितना था? L प्लस D। बाद में कितना हो गया? L माइनस D। तो हमको क्या निकालना है कि सेंटर ऑफ मास ने कितना डिस्टेंस मूव किया।
तो मान लो कि तुम यहां बैठे हुए हो किस पर, ब्लॉक M1 पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास तुमसे कितना दूर है, R1 इक्वल टू कितना होगा, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू L प्लस डी अपॉन M1 प्लस M2। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? नहीं आया सर। हाँ, इसमें क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। सर L प्लस डी सर। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, XCM। आ गया सर। क्या होता है, आ गया सर, ध्यान आ गया। अरे क्या होता है फॉर्मूला, बोलो ना, मुझे भरोसा। M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। हाँ, तो ये जो ऑब्जर्वर है ये ओरिजिन है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0। दूसरे वाले ब्लॉक का कोऑर्डिनेट कितना है, L प्लस डी। इसी तरह से R2 कितना हो जाएगा, अब फिर तुम इस पे बैठे हो अभी M1 पे, तो दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी है सेंटर ऑफ मास की तुमसे, सर L माइनस डी है सर। पूरा बोलो, शुरू से बोलो। सर M1 इंटू 0 प्लस प्लस M2 L माइनस डी L माइनस डी अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M2। तो सेंटर ऑफ मास तुमसे पहले कितनी देर दूर पे था, R1 पे, बाद में कितनी दूर है, सर R2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, R1 माइनस R2। नहीं समझ में आया? हाँ, तो कैलकुलेट करो फटाफट कितना आ रहा है, R1 माइनस R2 कितना आएगा, M2 इंटू L प्लस डी अपॉन M1 प्लस M2 माइनस M2 इंटू डी माइनस डी मैंने लिख दिया, ये L माइनस डी है, इंटू L माइनस डी अपॉन M1 प्लस M2। तो R1 माइनस R2 कितना बचा, तरुण बोलो। तरुण, M2 2D अपॉन M1 प्लस M2। हाँ, M1 प्लस M2, ये तो LCM आ गया, M2L M2L कैंसिल हो गए, सर M2 2D बचा। M2D माइनस M2L प्लस M2D, तो ये M2L कैंसिल, और ये आ जाएगा 2 M2D अपॉन M1 प्लस M2। इतना मूव किया है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देवांश जो है, तुम लोग डाउट फोल्ड इकट्ठे कर लो, फिर मेरे पास अब टाइम होगा तो मैं रात को फिर कनेक्ट करूंगा, ठीक है। यस चलो, तो आज की डिस्कशन को हम क्वेश्चन और था सर। था, हाँ सर। अब नहीं है, है। अच्छा, क्या था, सर मॉड्यूल का ये सेक्शन सी में सर C3। पेज नंबर, अरे रुक जाओ यार, मुझे शीट ढूंढनी पड़ेगी, तुम मेरे को क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भेजो अभी। C3 सेंटर ऑफ मास, हाँ मिल गया। पेज नंबर बोलो क्या है, 48 हाँ, C3 इन ए प्रोसेस ए न्यूट्रॉन विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ये वाला क्वेश्चन ये है, इन ए प्रोसेस ए न्यूट्रॉन विच इज इनिशियली एट रेस्ट डिकेज इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। लो भाई, इसमें मान लेते हैं रेस्ट में कौन था इनिशियली, न्यूट्रॉन। हाँ, तो ये न्यूट्रॉन मैंने बना लिया, ये इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। फिर क्या हुआ, डिकेज इनटू ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। किस किस में ब्रेक हुआ, प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, इसमें ब्रेक हो गया, ठीक है। द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैज ए मोमेंटम P1 एंड एंटी न्यूट्रिनो का P2 है। P1 किसका है बोलो, सर इलेक्ट्रॉन का। तो इसका मोमेंटम है P1, एंटी न्यूट्रिनो का कितना है, P2। फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द प्रोटॉन इफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एजेक्टेड अलोंग द सेम लाइन। तो केस 1, अगर दोनों एक ही लाइन में एजेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई बोलो, इनिशियल मोमेंटम है 0। फाइनल मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना लिखा मैंने, P1,
प्लस एंटी न्यूट्रिनो का कितना लिखा है मैंने P2 प्लस, और किसका निकालना है हमको, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास कितना है, स्पीड ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिया हमने mp, और इसकी वेलोसिटी कितनी लिखी प्रोटॉन की मैंने vp, ऐसे। तो vp इक्वल्स टू कितना आया, vp इक्वल टू आ जाएगा माइनस p1 प्लस p2 अपॉन mp। अब ये बताओ इसमें आंसर जो दिया है वो मॉडुलस में दिया है कि ऐसे ही वेक्टर फॉर्म में लिखा है? सर मॉडुलस में दिया है। हाँ, तो मॉड कितना दिया है बोलो उसका? सर P1 प्लस P2 अपॉन MP। हाँ, तो बस ये हो गया आंसर इसका, P1 प्लस P2 अपॉन MP। ये एक ही लाइन के अलाउंग है ना P1 और P2, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। केस 2, सेकंड केस में क्या हुआ, इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजेक्ट हुए हैं तो ऐसे लिखो, इनिशियल मोमेंटम कितना लिखा हमने 0, P1 मान लेते हैं, P1 गया x एक्सिस के अलाउंग, तो मैंने लिखा P1 i कैप। एंटी न्यूट्रिनो गया मान लेते हैं कि y एक्सिस के अलाउंग, तो P2 j कैप कर दिया, प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना आया वेक्टर फॉर्म में? अपॉन MP। जल्दी से मॉडुलस निकाल दो इसका, कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ VP ये आएगा अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन MP। देखो क्या आंसर है, बस तो ये आंसर हो गया इसका भी। कहाँ गया, अरे यार ये गायब हो गया। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करते हैं यहीं पर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय सर। बाय।